हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी फर्स्ट पार्ट का ये सेकंड वीडियो है जो आपकी सेकंड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में 13 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। एंड बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप क्या समझते हैं? एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इसको क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? इसको बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जैसे कि एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे। मतलब जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, नया एग्रीमेंट जब बनाया जाएगा, एट दैट टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसको बनाने का पर्पस ये है कि इसमें जितने भी चेंजेस हो रहे हैं आपके असेट्स में और लायबिलिटीज में, उनको रिकॉर्ड कर लें, और जो भी इफेक्ट हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस आता है तो उसको किसको बांटा जाता है? तो वो ओल्ड पार्टनर्स को बांटा जाएगा। किस रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उसको बांटा जाता है। मीनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो ये होता है नॉमिनल अकाउंट। ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है। ये क्या शो करता है? ये बताता है प्रॉफिट या लॉस जो कि आता है एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है। कब? बिफोर द न्यू अरेंजमेंट्स बिगिन। मतलब नया जब अरेंजमेंट होगा, नया एग्रीमेंट होगा, उसके पहले पुराने पार्टनर्स जो हैं और जो नया इनकमिंग पार्टनर, अगर एडमिशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में सारे पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जा सकता है। किस तरह से इसको बनाते हैं? तो इसको बनाने का तरीका काफी आसान है। जब भी कोई असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है या लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये दोनों एक ही बात है। असेट का इंक्रीज होना, लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना, तो इनको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाता है। एंड जब भी किसी असेट की वैल्यू कम होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, मींस असेट की वैल्यू कम हो गई और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो इसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाए, आपको कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाए तो वो भी क्रेडिट होगा। और कोई अनरिकॉर्डेड अगर आपको लाइबिलिटी मिल जाए तो उसको कहाँ क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है। एंड देन जो भी बैलेंस रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर। फाइनली द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस इज ट्रांसफर टू, अपने को याद रखना है कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये आपसे 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो फर्म को कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, उसका एग्रीमेंट कब कब नया बन सकता है? सो सबसे पहले आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का था, अब वो चाहते हैं कि वो 2:2:2:2 का कर लें, तो इस केस में क्या होगा? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट, जब फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है तब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये कब होगा? जब पार्टनर को सारे कंसर्न, सभी पार्टनर्स के कंसर्न से एडमिट किया गया है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देन अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, इन दैट केस ऑल्सो, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म और फर्म उसके रिटायर होने के बाद में फर्म कंटिन्यू रहती है तो फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर फर्म बंद हो जाती है रिटायरमेंट के बाद में तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म या जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रहता है वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो नए एग्रीमेंट के साथ में बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इन सच केस भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द न्यू पार्टनर? तो इसमें से कुछ कंटेंट हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक नए पार्टनर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट, राइट टू शेयर प्रॉफिट। तो जब भी पार्टनर फर्म में आता है तो उसको एक एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट या लॉस शेयर करना रहेगा। सेकंड, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे मान लो डिसीजन लेना है या फिर कोई दूसरे कुछ काम करने हैं, तो उसमें वो पूरा पार्टिसिपेट करेगा। ओनली इन द केस कि अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो ही वो इन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अदरवाइज वो सब जगह पार्टिसिपेट करेगा। और इसका एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इस बार के एग्जामिनेशन में फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट,
तो पार्टनर जो आया है वो फर्म की सारी बुक्स को इंस्पेक्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, उनकी कॉपीज बना के अपने पास में रख सकता है। ये अधिकार है उसके पास में। आप कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकता है कि तुम ये रिकॉर्ड्स क्यों देख रहे हो। उसको पूरा अधिकार रहेगा कि वो सारे रिकॉर्ड्स देख सके, उन्हें चेक कर सके। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी फर्म के पास में वो उनका ज्वाइंट ओनर बन जाता है। लेकिन कब तक रहेगा वो ज्वाइंट ओनर? जब तक कि वो प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पस के लिए ही करे, तो वो पर्सनल यूज नहीं कर सकता उसका। प्रोफेशनली अगर बिजनेस पर्पस से उसको कोई यूज करना है तो ही वो उससे बिलोंग करेगी। पर्सनल यूज के लिए वो उसका यूज उन प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर सकता है। राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ये बोल सकता है भैया नए पार्टनर को एडमिट मत करो, या ये आदमी मेरे को पसंद नहीं है, इसको फर्म में लेके मत आओ। ठीक है। लेकिन मेजोरिटी वेंस वाला केस होता है यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे, तो देन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वहां पर रहेगी। नेक्स्ट, राइट टू रिटायर विद सेटलमेंट। जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो उसके सेटलमेंट के साथ में ही वो रिटायर होगा। मतलब जब भी वो जाएगा तो वो अपनी कैपिटल, अपना प्रॉफिट, गुडविल और बचे हुए जो भी कंडीशंस हैं, रिवैल्यूएशन होगा तो उस टाइम का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो सब लेकर जाएगा। नेक्स्ट, राइट टू नॉट बी लाइबल फॉर द पास्ट डेट्स। अगर फर्म में कोई भी पास्ट ऑब्लिगेशंस अवेलेबल हैं या उसके रिटायर होने या एडमिशन होने के पहले, मतलब अगर एडमिशन हुआ तो उसके पहले, रिटायर हुआ तो उसके बाद में, तो अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है या कोई ऑब्लिगेशन आती है तो उसके लिए ये पार्टनर जिसका एडमिशन हुआ है या वो पार्टनर जो रिटायर हुआ है वो लाइबल नहीं रहेंगे, उनकी कोई भी जवाबदारी उसके ऊपर नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट से क्या मतलब है डिटेल में समझाना है यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं है इतना खास इसमें। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म से बाहर जाता है और बचे हुए पार्टनर जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो इसको कहा जाता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होता है, कुछ कंडीशंस रहती है कि जिन कंडीशंस की वजह से फर्म से पार्टनर को रिटायर किया जाता है। क्या क्या हो गया, या तो म्यूचुअली एग्रीमेंट से वो रिटायर हो रहा है, या फिर उसकी इच्छा है कि भाई अब वो काम करना नहीं चाह रहा है तो वो जा रहा है फर्म से रिटायर हो रहा है, या फिर वो बूढ़ा हो गया या पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ पार्टनर कैन रिटायर। क्यों रिटायर हो सकता है वो? फर्स्ट है उसका एज ज्यादा हो गया है या हेल्थ अच्छा नहीं है, अब वो काम करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो फर्म में रह के क्या करेगा, पार्टनरशिप में क्यों पार्टिसिपेट करेगा। तो दिस इज द रीजन वो पार्टनरशिप फर्म से चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा। पर्सनल रीजंस में भी वो कुछ ज्यादा टाइम अपने परिवार को देना चाहता है या कुछ अदर इंटरेस्ट वो परस्यू करना चाहता है, उसका फोकस दूसरे बिजनेस पे, प्रोफेशन पे आ गया तो वो फर्म छोड़ के चला जाएगा। डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट, अगर बचे हुए पार्टनर्स के साथ में उसको डिस एग्रीमेंट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, उन लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, तो भी वो फर्म से छोड़ के जा सकता है। फाइनेंशियल नीड, पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है टू रिकवर देयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर पर्सनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या, कि जब पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो कंपनी या जिस फर्म में वो रहता है उस फर्म से उसको सारा, पार्टनरशिप फर्म में, तो उस फर्म से उसको सारा पैसा मिलता है, उसकी कैपिटल मिल जाती है, बचा कुचा कुछ इन्वेस्टमेंट है या गुडविल है वो उसको मिल जाता है। तो अगर किसी को पर्सनल बेसिस पे रिक्वायरमेंट है तो वो फर्म से रिटायर होंगे और उनको सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन बिजनेस स्ट्रक्चर। कभी कभी क्या होता है कि फर्म में नीड टू रिड्यूस नंबर ऑफ पार्टनर, तो फर्म में लोगों की संख्या, पार्टनर्स का नंबर जो है उनको कम करना रहता है, एंड उसकी वजह से, डाउन साइजिंग की वजह से ये डिसीजन लिया जाता है कि एक किसी पर्टिकुलर पार्टनर पे दो को फर्म से बाहर निकाला जा सकता है। एज द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में भी ये स्पेसिफाई करके रखा हुआ हो कि कोई पर्टिकुलर एज पे या इतने ड्यूरेशन के बाद में पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, और उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट। तो फर्म का जब पार्टनर रिटायर होगा तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होंगे, तो ट्रीटमेंट सेम होंगे जैसा हम लोग ऑलरेडी आगे देख के आए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल। एंड रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन जब भी आएगा, चाहे वो रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपसे पूछ ले या एडमिशन पूछ ले, ट्रीटमेंट हमेशा सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन से क्या हम लोग समझते हैं ये हमें बताना है। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का कंप्लीटली वाइंड अप होना, मतलब फर्म के ऑपरेशन सब बंद हो चुके हैं, पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी खत्म हो गया है, फर्म के असेट्स को बेच दिया जाता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है, और जो बैलेंस बचता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। डिसोल्यूशन के बाद में फर्म अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू नहीं रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? ये एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे बनाया जाता है, और ये डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है कि
फर्म के जो असेट्स हैं उनको बेचने के बाद और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद में फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में। इसमें सभी असेट्स को इंक्लूड करते हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे कैश, फिक्टिशियस असेट्स और पार्टनर्स कैपिटल। इनको छोड़ के बाकी सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और जो डिफरेंस रहता है वो रिप्रेजेंट करेगा या तो प्रॉफिट को या फिर लॉस को ऑन द रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा उस टाइम पे जो पेमेंट्स है उसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे किया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले इनको ही पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आता है पार्टनर का लोन, सेकंड प्रायोरिटी पे, उसके लोन को सेकंड प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो, नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं फिर तो। एंड एट द एंड सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सबसे पहले हमने आउटसाइडर लायबिलिटी दी, फिर पार्टनर का लोन दिया, फिर उसके बाद में पार्टनर्स के कैपिटल को पे किया जाता है। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में अगर बैलेंस बचता है तो सरप्लस जो बचेगा इसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में। इफ एनी अमाउंट रिमेन्स आफ्टर सेटिंग ऑल कैपिटल्स इट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना और फर्म का डिसोल्यूशन होना दोनों चीजें अलग अलग है, और इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, या तो वो रिटायरमेंट की वजह से हो गया, या डेथ की वजह से हो गया, या एडमिशन की वजह से हो गया। तो उनके रिलेशनशिप में जब चेंज आएगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वो जो पार्टनरशिप उनके बीच में थी वो डिसोल्व हो जाएगी, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट क्लोजर है, फर्म के ऑपरेशन क्या हो गए, बंद हो गए, और सारे जो पार्टनर्स थे उनके रिलेशन को भी खत्म कर दिया जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सेकंड बेसिस है हमारा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म के ऑपरेशंस चलते रहते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो फर्म है उसके ऑपरेशंस कंटिन्यूटी नहीं होगी, वो बंद कर दी जाएगी। फिर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट को बनाया जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है नए फॉर्म के साथ में, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। लीगल स्टेटस क्या रहता है इसका, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट रहेगा वो एग्रीमेंट चेंज होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या होगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा लीगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक्सप्लेन। तो किस किस कारण की वजह से कोर्ट बोल सकता है कि फर्म का अभी आगे कंटिन्यू नहीं करवाया जा सकता है, इसको बंद ही करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक रीजंस हैं कि कोई पार्टनर आपका इंसेन हो गया है, या फिर कोई पार्टनर हैंडीकैप हो गया, या परमानेंटली उसमें कोई डिसेबिलिटी आ गई है, फर्म के जो पार्टनर है वो विलफुली उन्होंने जानबूझकर कोई एग्रीमेंट उसको ब्रीच किया है, या फिर रेगुलरली लॉस हो रहा है फर्म को एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसको बंद करवाया जा रहा है अब, और एनी अदर रीजन जो कोर्ट को लगता है कि नहीं ये फर्म आगे कंटिन्यू नहीं रखना देना चाहिए, तो कोर्ट उसको बंद करवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म का वाइंड अप होता है तो क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाया जाता है, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बनाया जाता है। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और जब फर्म बंद होने वाली रहेगी उस टाइम पे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। पर्पस, रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस को आइडेंटिफाई करना एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। मतलब जो असेट्स बेचे गए थे, जो लाइबिलिटीज पे ऑफ करी गई थी, उसके बाद में जो फाइनल अमाउंट बचा उसको फाइंड आउट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इसके लिए ताकि जो प्रॉफिट या लॉस है पता कर सकें, जो असेट्स एंड लायबिलिटी है जिनकी रीवैल्यू करके लिखी गई थी उसके बाद में क्या प्रॉफिट का लॉस आ रहा है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें एक्चुअल सेल होती है रियलाइजेशन के केस में, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज वाले अमाउंट को, वो भी किसके ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर ही यूज किया जाता है। इसमें एक्चुअल सेल या बाइंग नहीं होती है, ना पेमेंट होता है। इफेक्ट ऑन बिजनेस, रियलाइजेशन के बाद में जो बिजनेस होता है वो बंद हो जाता है, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद में बिजनेस कंटिन्यूस के ऑपरेशंस होते हैं। कब प्रिपेयर करते हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पे। इसको कब प्रिपेयर करेंगे, आप इतना सब लिखने के बजाय यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के
टाइम पे, तो रिकॉन्सिलिएशन लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये लिखेंगे तो भी चलेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस जो होगा रियलाइजेशन में, उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के केस में क्या होता है कि ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। टाइप ऑफ अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है और एक ही बार इसको बनाने की जरूरत पड़ती है, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है लेकिन इसको कई बार बनाया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं सो डेफिनेटली आपको कंटेंट समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन सिचुएशन वेयर अ फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व। कब फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ता है, तो क्या होगा? पहला पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिया घोषित हो गए हैं, वो पैसे नहीं बचे किसी के भी पास में। इन सच कंडीशन फर्म को कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका अनलॉफुल बिजनेस, तो ये कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए जो कि गवर्नमेंट के रूल्स या रेगुलेशंस को कंप्लीटली इग्नोर करके काम कर रहे हैं, तो उसको फिर बंद करना पड़ेगा। कंपल्सरी बाय लॉ, एक कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाए किसी भी फर्म को कंटिन्यू करना लीगली, सच एज उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है या उसका प्रोडक्ट बैन हो गया है, तो इस केस में क्या होगा कि फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर पार्टनरशिप जो है उस फर्म की वो किसी एनिमी नेशन के साथ में अगर है तो भी उसको बंद करना पड़ेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स। आई होप आपको सब चीजें क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। सेकंड पार्ट के वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूंगा। आई होप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार। थैंक यू।